आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इन 100 दिनों में कुछ हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है? ये आरटीआई है। ये पढ़ो, न्यूज पढ़ो, न्यूज पढ़ो पूरी। क्या 100 दिन के अंदर आपको कोई विकास उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिखा? देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुन तो लो धर्मेंद्र जी, अभी मुंह बंद हो जाएगा। ये पंक्चर की दुकान नहीं लगानी कि आपने दो टायर कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई तो आप मुसलमानों से ही कर रहे हैं ना। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करना क्या देशद्रोही काम नहीं है? वहाँ हिंदुओं को करने में चाहिए। पुलिस खुद को कौन पत्थर चला रहा था? तो बताइए 100 में से कितने मार्क्स? कितने नंबर 100 में से? 80। 20 कहाँ काटे? 20 काटे क्योंकि अभी तक एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 100 दिन का टेस्ट, सरकार कितनी बेस्ट? क्या 100 दिन के लक्ष्य को योगी सरकार ने पूरा कर लिया है? क्या सीएम ने मंत्रियों को जो टारगेट दिया था उसको हासिल कर लिया गया है? क्या बुलडोजर सीएम योगी की दूसरी पारी के 100 दिन में पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है? यह वो सवाल है जो योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के पूरे होने पर पूछे जा रहे हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम सत्ता पक्ष से लेंगे और विपक्ष से पूछेंगे कि सरकार के दावों में कितना दम है। योगी सरकार के 100 दिन पर सबसे बड़ी बहस शुरू करने से पहले हम स्टूडियो में मौजूद सभी मेहमानों का परिचय करा देते हैं। योगी सरकार की कामयाबी पर बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे बीच हैं। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ संजय राणा स्टूडियो में हैं। क्या यूपी में सांस्कृतिक विकास पहले की तुलना में तेजी से हो रहा है? इस पर अपनी बात रखेंगे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के प्रेसिडेंट जय भगवान गोयल। और मुस्लिम स्कॉलर हाजी मेहरुद्दीन भी योगी सरकार के कामकाज पर अपनी बात रखेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का स्टूडियो में। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद जनता भी इस चर्चा में शामिल है। तो डिबेट को शुरू करें उससे पहले योगी सरकार के 100 दिन पर यह रिपोर्ट देखते हैं। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन। 100 दिन का टेस्ट, सरकार कितनी बेस्ट? जो सुशासन के संकल्प के साथ, जो जनता से वादे के साथ सरकार में आए थे, तो हम अपने संकल्प पत्र के अनुसार बहुत सारे काम को पूरा करना शुरू कर दिए। तो क्या जिस संकल्प के साथ योगी सरकार ने 100 दिन का जो रोड मैप बनाया था उस पर काम हुआ? क्या 100 दिन में सरकार ने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया? जो 100 दिन के लिए तय किया गया था उसमें से अधिकतम चीजें हम लोगों ने पूरा किया है और जो और काम है वो तीव्र गति से आगे चल रहे हैं। सीएम योगी ने पहली कैबिनेट में ही पहला बड़ा फैसला लिया। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया। योगी सरकार ने 100 दिन में 500 करोड़ की अवैध संपत्तियों को मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन दावा है कि 844 करोड़ की अवैध संपत्तियों को मुक्त कराया गया है। 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर गर्जा। 31 मार्च को 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी देने का वायदा किया गया था। सीएम योगी ने सभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को निर्देश दिए थे। उन्होंने ट्वीट करके 100 दिन में 10,000 नौकरियों को देने का ऐलान भी किया था, लेकिन 100 दिन से पहले ही सीएम योगी ने वायदा पूरा किया और 12 जून को सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। सब इंस्पेक्टर के लिए 9,534 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। कभी भी इतनी भारी संख्या में एक साथ रिक्रूटमेंट पहली बार ये हो रहा है और इसके लिए मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड को बधाई देना चाहूँगा। जो लोग अभी छूट गए हैं तो निश्चय ही आगे भी बहुत जल्दी शीघ्र नेक्स्ट किस्त भर्ती की आएगी। आयुष्मान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य बीमा कवर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्त प्रक्रिया शुरू की। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 27,500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से 2,000 बढ़ाकर 9,000 प्रतिमाह किया गया।
3,77,520 रसोइयों को 1500 से 2000 किया गया। सरकार एक ओर जहां सरकारी नौकरियों को देने का ऐलान कर रही है, तो दूसरी ओर 100 दिन में प्रदेश में निवेश का रिकॉर्ड बनाने का दावा भी कर रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 80,000 करोड़ का निवेश किया गया। यूपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा निवेश है और इस मौके पर पीएम मोदी ने 1406 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। 100 दिन में ही गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया गया। अब तक 12 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स दिए गए। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा। 9 मेडिकल कॉलेजों में ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू कराया गया। परिवार में संपत्ति के बंटवारे के विवाद को खत्म करने के लिए अब संपत्ति हस्तांतरण पर सिर्फ 5% ही ड्यूटी लगाने का फैसला लिया। 11 लाख से अधिक ग्रामीणों को मुख्यमंत्री ने घरौनी प्रमाण पत्र भी दिए। इसके साथ ही मंदिर और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया। नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं। धार्मिक स्थलों से 71,114 लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि 58,180 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए व्यवस्था ये भी दी कि जो लाउडस्पीकर उतारे जाएं उनको शिक्षण संस्थाओं को या पब्लिक एड्रेस सिस्टम में यूज़ किया जाए। 20,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर शिक्षण संस्थाओं को दे दिए गए हैं। ये भी एक नया और अनूठा जो है प्रयोग है। इन दावों पर जनता का क्या कहना है? सवाल ये है कि 100 दिन के टेस्ट में सरकार कितनी बेस्ट है। तो ये 100 दिन की उपलब्धियां हैं। इस पर डिबेट शुरू करने से पहले हम अपने गेस्ट से अपील करेंगे कि वो अपना पहला रिएक्शन 60 सेकंड में करें। सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, 60 सेकंड। अभूतपूर्व सफलता मिली है पिछले 5 सालों में और उसी को आगे भी अग्रसर करने की जो मुहिम है माननीय योगी जी की, उस पर आगे चल रहे हैं। और उन्होंने 100 दिन का जो चैलेंज दिया था अपने ही मंत्रियों को, वो मंत्रियों ने हासिल करके दिखाया है। चौतरफा विकास हुआ है। चाहे आप इंडस्ट्री में लीजिए तो 80,000 करोड़ के निवेश के लिए 1400 इकाइयों का शिलान्यास किया गया है। हर तहसील में फायर ब्रिगेड की सर्विस दी जा रही है। 5,000 जो नियुक्तियां करने के लिए परमिशन दे दी गई है। नए पदों की पुलिस में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी बीमा से जोड़ा जा रहा है। जो होम गार्ड है उनको बीमा से जोड़ा जा रहा है। किसानों को 22,000 करोड़ का कर्जा जो है वो माफ किया जा चुका है। और जो किसानों का जो भुगतान है वो भी करीब 30,000 करोड़ से ऊपर का किया जा चुका है, जो गन्ना किसानों का है। तो हर तरफ से विकास की जो आंधी आई थी वो आगे उसी पे चल रहे हैं। ठीक है शरद जी, आपने 60 सेकंड में अपनी बात पूरी कर ली। अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, 100 दिन का टेस्ट सरकार का विपक्ष की नजर में क्या बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बिल्डिंग का काम करती है। आपको 100 दिन का इसलिए टेस्ट दिया जा रहा है क्योंकि 1825 दिन जो पिछले 5 साल के थे उसमें कोई सवाल ना पूछा जाए। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौकरी आ गई, 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया, किसानों का भुगतान हो गया, किसानों की आय दोगुनी हो गई, महिला सुरक्षा हो गई। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे बात कर ले हर जगह फेल नजर आती है। हाँ, विकास किसका हुआ है उत्तर प्रदेश में? सांडों का विकास हुआ है। सांड जो है पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में एक दिन जरूर खबर आती है, किसी बुजुर्ग की, किसी बच्चे की, किसी महिला की जान ले लेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई FIR नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया है उत्तर प्रदेश में तो सांडों का किया है, इसे किसानों का नुकसान हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। संजय राणा जी, देखिए, अगर इस सरकार की चर्चा की जाए, विश्लेषण किया जाए तो सरकार ने बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और अब चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, चाहे नारी सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा, इसमें हर तरह से काम करना रही। बड़ी अच्छी स्कीम, एक तरह से कहेंगे, एक तरह से नया प्लान है जो 100 दिन कंप्लीट होने के बाद जनता के साथ मुखातिब होंगे और अपनी बातों को रखेंगे। एक एक मंत्रालय प्रेजेंटेशन देगा, एक दिन में तकरीबन 2 से 3 मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। ये तकरीबन ऐसे हर 100 दिन पे चलता जाएगा। तो एक तरह से आप देख सकते हो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस आप जनता डिसाइड करेगी और प्रत्येक 100 दिन में ये रिजल्ट आएगा, आप उस पर एनालिसिस करेंगे और उस पर उनको फीडबैक देंगे। ये सरकार की अच्छी स्कीम है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, जय भगवान गोयल जी, 60 सेकंड में सरकार के कामकाज के 100 दिन। देखिए, 100 दिन में जो धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, आज पूरी दुनिया देख रही है। राम मंदिर अयोध्या का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। बहुत जल्दी हिंदुस्तान की जनता भव्य राम मंदिर के दर्शन करेगी। उसके साथ साथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि
वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, राधा रानी का बरसाना मंदिर, ब्रिज का भी बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। सरकार ने काम किए, इसीलिए यूपी के लोगों ने दोबारा बुलडोजर बाबा को यूपी की सत्ता में बिठाया है। जनता खुश है, खूब विकास हो रहा है। ठीक है, 60 सेकंड में हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी। मैं जय भगवान जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। क्या गड्ढा मुक्त हुआ यूपी? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, नहीं हुआ। कितनी स्मार्ट सिटी बनी? एक भी नहीं बनी। कितने एम्स बने? जो नहीं बने। मगर हमारे जो जय भगवान जी हैं कि राम मंदिर बन रहा। अरे भैया, राम मंदिर से ऊपर उठ के बताना पड़ेगा आपको जाकर जनता के बीच में कि आपने जनता के लिए क्या किया, आवाम के लिए क्या किया। ये सरकार बिल्कुल फैल रही 100 दिन, इनके कोई कार्य इस प्रदेश में नहीं हुआ। महिलाओं पर अत्याचार की सबसे ज्यादा घटनाएं यूपी में होती है, मर्डर की वारदात यूपी में होती है, मुसलमानों को टारगेट कर उनके मकान तोड़ने के काम और उनपे एनएसए लगाने का काम बाबा कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने बाबा को दोबारा चुन के भेजा है कि बुलडोजर तेजी से यूपी में चले। ठीक है हाजी मेहरुद्दीन जी, आपने अपना पक्ष रख दिया और अब हम इस डिबेट को ओपन कर रहे हैं। 100 दिन योगी सरकार 2.0 उत्तर प्रदेश में पूरे कर चुकी है और जितने भी फैसले लिए गए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चित और बड़ा फैसला या एक्शन आप कह लीजिए वो है बुलडोजर एक्शन, जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है। यूपी सरकार एक बार फिर से इसको बड़ी कामयाबी मान रही है और कह रही है कि यह सख्त संदेश बुलडोजर एक्शन का सरकार के दूसरे यानी कि 2.0 में ज्यादा तेजी से बोल रहा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आरोप यहां पर यह लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई टारगेटेड है, कैसे है? आस्था जी, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी के एक्शन पर शर्म आती है। प्रयागराज में उस बेटी का घर तोड़ दिया गया जो उसके नाम से था और दूसरे का एक्शन करना था। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जितने सेक्रेटरी हैं, जितने सचिवालय काम करने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता है किसका घर है, दूसरे घर तोड़ दिया? ये अंधा एक्शन है, अंधा एक्शन जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अंधी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ये किराएदार रहता था, उसका किसी ने कंप्लेन किया, उसका घर तोड़ दिया, पता चला मकान मालिक बोला मेरी कोई गलती नहीं थी, तो बोले भाई किराएदार की शिकायत हुई इसलिए हमने आपका मकान तोड़ दिया। तो आप मुझे बता दो कि अगर किराएदार के शिकायत पर मकान मालिक का घर तोड़ दिया जाए, तो आपका किसी ये और की आरोप शिकायत है पर बेटी का कि घर तोड़ दिया बुलडोजर जाए, एक्शन की तो आड़ में गड़बड़ी भी हो रही है कि नहीं है? ठीक है, है कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन की आड़ में गड़बड़ी भी हो रही है। शरद त्रिवेदी भारत इसका के जवाब संविधान देंगे। में, भारत के संविधान में कहीं एक जगह बुलडोजर लिखा हो तो मुझे बताइए। एक ट्रायल प्रक्रिया होती है, बच्चे बैठे हैं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है धर्मेंद्र यादव जी, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है बुलडोजर एक्शन पर। 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूं। आप लोग अभी न्यूज में पढ़ते हैं कि एक पिता ने अपने मासूम बेटी के साथ रेप किया। 4 दिन पहले भी मैं गाजियाबाद की न्यूज पढ़ रहा था, उसमें बोला गया कि एक पिता ने अपने मासूम बेटी के साथ डिजिटल रेप किया। क्या हम इन 2 घटनाओं को देखकर हम बोल दें कि इस देश के सारे पिता रेपिस्ट हैं? ये न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। अरे यानी आप अब भी इसको वही लिंक कर रहे हैं ना, मुसलमानों से लिंक कर रहे हैं ना आप अब भी धर्मेंद्र यादव, बुलडोजर कार्रवाई को आप मुसलमानों से लिंक कर रहे हैं ना। ठीक है, आपकी बात सामने आ गई। शरद त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। बार बार जब भी आप बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, आप माफियाओं को, बदमाशों को कड़ा संदेश देने की बात करते हैं, विपक्ष यही कहकर घेरता है कि सेलेक्टिव है। देखिए, दिक्कत यह है कि जब आप एक चश्मे से देख रहे हैं तो आपको वही चीज़ दिखाई पड़ेगी जो आप देखना चाहते हैं। सुंदर भाटी के यहाँ जब बुलडोज़र चलता है तो वो खबर नहीं बनती है। जब विकास दुबे के यहाँ कानपुर में बुलडोज़र चलता है तब खबर नहीं बनती है। जब हम दुबे का इनकाउंटर होता है कानपुर में तब ये खबर नहीं बनती है। जब कानपुर में हम लोगों ने दबिश डाली वहाँ के व्यापारियों के ऊपर और 300 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई तो बताया गया कि भाजपा व्यापारियों के खिलाफ है। जब मुसलमानों के जब आतंकवादी पकड़े गए तो बता दिया गया कि शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन कौन है? एक बात बताइए, लेकिन जब सुंदर भाटी के यहाँ बुलडोजर चलता है तब ये खबर क्यों नहीं बनती है? आप ये बताइए, आतंकवादी यूपी में कौन पकड़ा गया? बताइए कानपुर में भाई, जो बताइए आज बताइए, आज आपको बताना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा आज आपको। आप बताइए उसका नाम। आप आतंकवादी किसे मानते हैं उसका नाम बताइए, जो भी नाम बताइए, नाम बताइए। नहीं तो अपनी बात वापस लीजिए, नहीं तो आप नाम बताइए, नहीं तो अपनी बात वापस लीजिए। नहीं, सारे आप नाम बताइए ना, नाम बताइए ना आतंकवादी का। आप आतंकवादी किसे कहते हैं, एक बार उसकी वो डिफाइन करें। सुनिए, यहाँ पर 100 दिन के विकास पर बात हो रही है, कौन इसे विकास मानता है, कौन इसे विनाश मानता है, हम उसमें चर्चा कर रहे हैं और मेरी दरखास्त है कि हम लोग विषय पर बने रहे, वरना एक सार्थक बहस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपने बात की कार्रवाई सेलेक्टिव है, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। मैं एक लिस्ट पढ़ देती हूँ, मऊ से ही पढ़ देती हूँ।
तार बाबू के घर पे बुलडोजर चला है, दिलीप सिंह के घर पे बुलडोजर चला है, ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के घर पर बुलडोजर चला है, मेरठ में 14 कॉलोनियों में बुलडोजर चला जिनमें सबसे ज्यादा हिंदुओं के घर या अवैध प्रॉपर्टीज वहां पर थी। तो ये सब आपको क्यों नहीं दिखाई देता? मान लीजिए अवैध और एक मिनट मान लीजिए माफिया और बदमाशों की लिस्ट में हर तरह के नाम है, तो आप कुछ ही नामों को पकड़ के क्यों बैठ जाते हैं? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं आस्था जी। अगर कार्रवाई उन पे होती है जो अवैध संपत्ति बना रहे हैं तो हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब दंगा हो जाता है उसके बाद जो कार्रवाई के नाम पर एक तबके को खुश करने के लिए एक तबके को दबाने का काम किया जाता है। मुझे बताइए, मस्जिद से नमाज पढ़ के चलाने वाला कड़वी सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है, मस्जिद से नमाज पढ़ के तो मुसलमान ही बाहर निकलेगा ना। मैं क्या पूछ रहा हूं, पत्थर तो मुसलमान नहीं बरसाए ना, मस्जिद से नमाज पढ़ के तो मुसलमान ही निकला था। और आप बहुत लोकप्रिय हैं, मगर आप सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी आप ही देंगे। जवाब मैं कहूंगी कि आप पूरी बात करिए, आप आधी बात नहीं, आप पूरी बात करिए। सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं दीजिए जवाब, लेकिन आपस में मत उलझिए। दंगा होता है तो हम लोगों को सब धर्मों के 100 आदमी पकड़ने चाहिए। जब दंगा हो तो 100 ईसाई पकड़े जाए, 100 बौद्ध पकड़े जाए, 100 सबूत जिसकी सीसीटीवी में शक्ल आएगी वो इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। शरद त्रिवेदी शांत हो जाए, एक एक करके बात पूरी कीजिए। 10 सेकंड मेहरुद्दीन जी, उसके बाद धर्मेंद्र। कानपुर में दंगा होता है, दोनों तरफ से पथराव होता है। दंगा कभी भी दो समुदाय में होता है, दो तरफ से पथराव नहीं हुआ था। पुलिस पर पत्थर आए थे, पुलिस पर पत्थर आए थे, वहां हिंदुओं के पत्थर नहीं बरसाए थे। पुलिस खुद पत्थर चला रहा था। नमाज पढ़ के कौन निकला था? वीडियो नहीं है, नमाज पढ़ के कौन निकला था मुझे बताइए। पुलिस पे पत्थर किसने मारे थे? वहां हिंदू मुसलमान की झड़प नहीं हुई थी। मारे हम उनको कंडेम करते हैं, हाँ, नहीं मानने चाहिए, मगर जब मस्जिद से निकले थे ना, एनएसए की कार्रवाई होती है और उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है जो असंवैधानिक है, संविधान को कमजोर करती है, तो बाबा की बात पे सवाल उठने चाहिए और ये जवाब इनसे पूछना चाहिए बाबा से कि को कैसे सिलेक्टिव हो गए एक समाज के लोगों को दबा के कुचलना चाहते हैं। बताइए जय भगवान गोयल जी, यहाँ सेलेक्टिव रहने का आरोप सरकार पर लग रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सरकार पर सेलेक्टिव रहने का आरोप लग रहा है। जो पत्थर मारेगा, जो देश की शांति भंग करेगा, उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। उसको सिलेक्टिव कहो या डिफेक्टिव कहो। जो दंगा कर रहा है मस्जिदों में, पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, कौन कर रहा है भाई? किसी हिंदू ने दंगा किया है? दंगा करे मुसलमान और मकान तो हिंदुओं के, ये नहीं होगा। आपकी जानकारी है, सब जानकारी है, जमा नहीं होते, पूरी जानकारी है। दिल्ली में जमा नहीं होते, बिल्कुल करके। जय भगवान जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते। आप एक ही बात रटके आते हो भगवान जी, आप एक बात रटके आते हो कि आपको बात ही बस हिंदुओं की करनी है। अरे आप देशवासी हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। ठीक है जय भगवान जी, आपने बात पूरी कर ली। अब मेरा सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या 100 दिन के अंदर आपको कोई विकास उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिखा? योगी जी ने कहा था पिछले 5 साल का, मैं बार बार जोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि 1825 दिन प्लस 100 दिन और जोड़ लीजिए, 1925 दिन हो गए। बोले थे हम लैपटॉप बांटेंगे, बच्चे बैठे हैं, इनके घर में कोई 12वीं पास किया होगा, 10वीं पास किया होगा, किसी को लैपटॉप मिला? किसी को मिला? अभी हाल ही में तो दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष में रहते हुए भी लैपटॉप बांटा। तो ये होता है विजन आपका, युवाओं के लिए जो सोचते हैं उसकी बात होती है। दूसरी बात, अभी आप माफियाओं की लिस्ट पढ़ रही थी, ब्रिजेश सिंह को कौन नहीं जानता, सुशील सिंह को कौन नहीं जानता? जिस आदमी ने किसानों को थार के टायर के नीचे कुचल दिया, वो अशांति नहीं फैला रहा है। अजय मिश्रा टेनी को किसने क्या मुद्दा चुनाव में उठा चुके हैं, मुझे बता दीजिए। ये मुद्दा चुनाव में आप उठा चुके हैं और वो मामला भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। नूपुर शर्मा ने पूरे देश को जला दिया, पूरे देश को शर्मसार किया। एक मिनट, ऐसे देश के सामने एक मिनट धर्मेंद्र यादव जी, कोई औकात नहीं है वहां जाकर। धर्मेंद्र यादव जी, आप नुपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आप उन लोगों की भी बात कीजिए जिन्होंने सर काट दिए, जिन्होंने गला काट दिया। आप उनकी भी बात करिए जिन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके अपने शहर को जलाया, आप उनकी भी बात करिए। अगर नुपुर शर्मा बयान गलत था तो जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने गला काटा, उनकी भी बात करिए। बिल्कुल, पूरी बात सामने आनी चाहिए। पूरा देश, देखिए देश संविधान से चलेगा, हर देश में हर नागरिक की सहभागिता बराबर है। मैंने आपको उदाहरण बताया ना। अगर आप मुझे बताइए, आसाराम बापू रेपिस्ट हैं, उसके बाद आपके राम रहीम रेपिस्ट जेल में है कि नहीं है? मैं बोल दूं इस देश के हर धर्मगुरु रेपिस्ट है, ये सही बात है, यही संविधान कहता है, यही आप लोग कहते हो, यही डिबेट होती है। अभी इन्होंने क्या कहा? ठीक है, इन्होंने राम
रहीम जेल में है, राम रहीम जेल में है, तो जिस वक्त जेल भेजे गए क्या किसी एक हिंदू ने कहा कि हिंदू धर्मगुरु पर अत्याचार हो रहा है? हिंदुओं ने भी उनके कृत्य का उतना ही बड़ा विरोध किया। हिंदुओं ने भी आगे बढ़ करके कहा कि इनको सजा होनी चाहिए। हिंदुओं ने ही उनका विरोध भी किया। ठीक है, बच्चों से होती है घटनाएं बलात्कार की। एक मिनट, संजय राणा को बनाना चाहिए। एक बात इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा था कि बच्चों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। आप लोग देखिए, युवा हो, मैं बार बार आप लोगों को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं कि सही चीजें आपको जानना जरूरी है। हमारे मरने के बाद आप देश को संभालोगे। 10 सेकंड लूंगा बस। ये बार बार कहते हैं नेताजी ने कहा बच्चों से गलती हो जाएगी। जो इस देश की न्यायपालिका को जानता है, जो इस देश की न्यायपालिका को समझता है, वो इस बात को समझ सकता है। ये लोग नहीं जानते इसलिए नहीं समझते हैं। आप मुझे बता दीजिए, भारत की न्यायपालिका में जुवेनाइल कोर्ट है कि नहीं है? बाल सुधार गृह है कि नहीं है? जब इस देश की न्यायपालिका मानती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो हमारे नेताजी ने बोला कि बच्चों से गलती धर्मेंद्र यादव जी, रेप करने वाले लड़कों के लिए अगर कहा जाएगा लड़के या गलती हो जाती है, तो आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा दूसरे नेता, मैं दूसरे नेता का बता देता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, याद रहेगा इन बच्चों को। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे काबिल मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे प्रदेश में जब सरकार थी उन्होंने 12 लाख लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो देखिए 14 लाख, अरे सुन तो लो सुन तो लो धर्मेंद्र जी, अभी मुंह बंद हो जाएगा, नंबर दूंगा मुंह बंद हो जाएगा। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठंडा पानी पियो, हार्ट अटैक हो जाएगा। आराम से ऑडियंस, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर ऑडियंस का सवाल। इन्होंने बताया टोटल प्रोक्योरमेंट 14 लाख लैपटॉप का होना था डिस्ट्रीब्यूशन, जिसपे उन्होंने 6 लाख डिस्ट्रीब्यूशन किए और 12 लाख की सोर्सिंग दिखाई, यानी 8 लाख कहां गए पता ही नहीं। ये आरटीआई में है, जाके पढ़ लीजिएगा। जनता देख रही है, आरटीआई दिखा दीजिए, पढ़ लो। ये आरटीआई है, ये पढ़ो, न्यूज पढ़ो, न्यूज पढ़ो पूरी। न्यूज नहीं पढ़ेंगे, आरटीआई दिखाइए आप, आरटीआई दिखाइए ना, न्यूज दिखाइए। एंकर पढ़ के सुना देंगे, बात करेंगे आरटीआई की, वो दिखाएंगे न्यूज, शांत हो जाइए आप। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बात पूरी कीजिए क्योंकि फिर ये बच्चे भी सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले जब उत्तर प्रदेश में तकरीबन 9 मेडिकल कॉलेज थे, सॉरी 29 मेडिकल कॉलेज थे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। आज के दिन में लगभग 55 हो जाएंगे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ ऑलरेडी चालू हो गए। अब एयरपोर्ट, अरे चुप हो जाओ, सुन तो लो भाई, बताऊंगा। अब मैं उस पर आ जाइए, आप आइए इस पे एयरपोर्ट्स में। देखिए तकरीबन 18, पहले सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और एक बनारस से फ्लाइट उड़ती थी और कहीं से नहीं उड़ती थी। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चुके हैं, 18, एक अभी प्रस्तावित है, 17 लगभग ऑलमोस्ट चल रहे हैं। और अपने संजय जी, जो बीजेपी सारे एयरपोर्ट एक तबके के और अपने चाहने वाले को सारे एयरपोर्ट बेच देती है, उस पर भी तो आप बात करिए। आप ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट कौन बना रहा है? बात से इनकार करेंगे क्या कि एयरपोर्ट बड़े हैं? मेहरुद्दीन गंगरेज जी, इस बात से कोई इनकार करेगा कि एयरपोर्ट्स बड़े हैं, डोमेस्टिक बड़े हैं, कनेक्टिविटी बड़ी है, इस बात से कोई इनकार करेगा? ये तो फैक्ट है। हम सब फ्लाइट पकड़ के उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव कवर करके आए हैं। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। अभी जनता सवाल पूछेगी, जनता सवाल पूछेगी, जनता हाथ उठाइए जिसको सवाल पूछना है। मेरा सवाल है सर से कि सर बोल रहे हैं कि मतलब ये देशद्रोही राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करना क्या देशद्रोही काम नहीं है? इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। और जुम्मा की नमाज के बाद ही क्यों पत्थर चला? अगर मंदिर में, अगर मस्जिद में पत्थर जमा नहीं होता है तो? ठीक है, एक एक करके दोनों सवालों के जवाब लेंगे। पहला सवाल कम्युनल राइट्स को लेकर पूछा गया कि अभी भी हो रहे हैं, पर आप कहते हैं कि वो कंट्रोल है, इस पर क्या जवाब है सरकार का? देखिए, कोई दंगा, कोई भी अपराध कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद सरकार क्या करती है? सॉफ्ट स्टेट वो नहीं होती जहां दंगा नहीं होता। सॉफ्ट स्टेट वो होती जो दंगा के बाद कुछ नहीं करती है। उसके बाद जो किया है, लोगों से पैसे वसूले गए हैं, लोगों के घर डिमोलिश किए गए हैं, लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बार दंगा सीए में करने की कोशिश की थी, जो जवाब मिला उसके बाद दोबारा दंगा नहीं हुआ। और उसी के बाद मुझे लगता है बुलडोजर एक्शन पर सवाल जहां आप देखिए कि पिछले 70 साल में शिया सुन्नी दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, सिख दंगे होते थे, एक दंगा उसके बाद नहीं हुआ। और हमारा सेकुलरिज्म जो है वो खाली एक धर्म के लिए नहीं है। गुजरात में 168, आप नाम नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर लिए, 168 यहूदी धर्म के लोग हैं जिसपे आप पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, उनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। ये हमारा सेकुलरिज्म है। दूसरा सवाल आया था हाजी मेहरुद्दीन जी आपसे, ये कि क्या नमाज होती है, भाई धर्म कर्म का कार्य होता है, तो वह पत्थर क्या करता है जो निकलते ही पत्थर बरसा? देखिए, ये जो फेलियर है ये शासन प्रशासन का है। जब एमएचए की गाइडलाइन आई थी कि जुमे वाले दिन सेंसिटिव मामला है, तो आप जो है वहां पर शासन प्रशासन का
फेलियर रहा, तो इसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। फेलियर क्यों रहा, कैसे दंगा हो जाता है, दंगे को हम कंडेम करते हैं। मैं दंगे को कंडेम करता हूं, दंगे के हम साथ नहीं। आप ये बताइए, जब ये स्कीम लाते हैं अग्निपथ की, लोगों ने, हमारे युवाओं ने कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जला दी। बात तो उस पर भी होगी ना। मेरे भाई ने कहा था अभी, तो मैं उनकी बात का जवाब दे रहा था आस्था जी। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है। इनकी जब आईएलओ की टीम, इनकी इन्वेस्टिगेशन जो क्या होती है और कहां रहती है। मुझे जवाब दीजिए कि जो पत्थरबाजी मस्जिदों से निकल के हुई है, उसके बाद पीएफआई और फॉरेन फंडिंग के लिंक्स मिले हैं, एनआईए जांच कर रही है। दूसरी तरफ देश की एक स्कीम से नाराज नौजवान ने पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई। क्या ये दोनों परिस्थितियों की गंभीरता बराबर है? ये बताइए मुझे। एक जगह फॉरेन फंडिंग की बू आ रही है, एक जगह किसी सिंडिकेट या आतंकी तार जुड़े होने की बू आ रही है, और दूसरी तरफ देश से नाराज यदि कोई नौजवान तबका है, उसने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया। दोनों कानून के दायरे में, मैं मानती हूं, लेकिन क्या दोनों की गंभीरता बराबर है? नहीं, बिल्कुल अलग है। अगर कानून कोई अपने हाथ में लेता है, उसके समर्थन में कोई भी साथ नहीं खड़ा होगा उसके। ठीक है, यही उम्मीद है कि कानून कोई भी हाथ में ले, उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। समाज को यदि सुधारना है, सही रास्ते पे लाना है, तो गलत को गलत कहना होगा, राजनीति से ऊपर उठ के। बहरहाल हम यहां चर्चा कर रहे हैं योगी सरकार 2.0 के 100 दिन की। तो एक बार ब्रेक पर जाने से पहले कलेक्टिव रूप से हम अपने यंगिस्तान से पूछ लेते हैं, आपको लग रहा है 100 दिन में विकास हुआ है, यूपी में कामकाज हुआ है? यस और नो? हाथ उठाइए, यस और नो। आवाज नहीं आ रही। हुआ है। चलिए, कितना हुआ है, कौन उस कार्य को पक्ष विपक्ष किस तरह आगे रख रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। और ये जो नोएडा आसपास का एरिया है, ये डेवलप, मेरी खुद ही कंपनी में वहां लेके गया हूं, 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। मैंने खुद अपना 10 करोड़ रुपया उनका सिटी में इन्वेस्ट किया है। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चर्चा जारी है लगातार कि योगी सरकार 100 दिन पूरे कर चुकी है अपने दूसरे कार्यकाल के। तो सरकार का यह टेस्ट है कि सरकार कितनी बेस्ट है। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस पर अपनी राय दे रहे हैं, जनता भी हमारे बीच में, वो भी अपने सवाल पूछ रही है। अभी तक हमने बुलडोजर कार्रवाई की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे विकास की। अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के दावे क्या है। तो सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, क्या विकास हुआ है अभी तक? 100 दिनों में बदला क्या? एक बार फिर से आप सरकार में आए, आपने इतिहास बनाया, तो अब उन 100 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों के 2 बड़े काम बता दीजिए। मैं आपको पहले बता दूं कि जो पिछले सरकार में जो कार्यकाल में जो काम हुआ है, उसमें 2.5 साल वायरस की भेंट चढ़े थे। वो हमारे पास 2.5 साल नहीं थे, पूरा देश रोक दिया गया था, सारे सिस्टम शट डाउन कर दिए, कॉलोनी सोसाइटी सब ब्लॉक कर दी गई थी। ये जो हमने काम किया वो 2.5 साल में किया है, जिसमें अभी हमारे मित्र राणा साहब बता रहे थे कि 2 एम्स बनाए गए हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से बन रहा है। उसके बाद हम लोगों ने अभी नौकरियों पे 5,000, जैसे मैंने पहले बताया, 5,000 जो पुलिस में भर्ती के लिए नए पदों पे नियुक्ति के लिए घोषणा की जा चुकी है। उस पे घोषणा 100 दिन में कितना रोजगार जनरेट हुआ है? उनके ऑर्डर हो गए हैं, इनके जितने भी पेपर होते हैं वो सारे लीक हो जाते हैं। सुन लीजिए 100 दिन में ये ऑर्डर हो गए हैं। हर जितने भी हमारी तहसीलें हैं उनमें फायर सर्विस डेवलप की जा रही है, और 2.5 लाख मकान जो है उनके 6 महीने के अंदर उनको बनाने का ऑर्डर हो चुका है। और पिछली बार जब आई थी सरकार तो दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बने थे, और हिमाचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन लगे थे। संजय राणा हमने काम करके दिखाया था 2.5 साल के अंदर। सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2.0 में 100 दिनों में क्या आगे हुआ है पिछली बार से? देखिए, आगे का तो जैसे उन्होंने स्कीम आई थी, जब मुख्यमंत्री ने शपथ खाई थी, उन्होंने बोला था 10,000 पुलिस वालों की भर्ती करेंगे, फिर होमगार्ड की करेंगे। प्लस उन्होंने अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन प्लान है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान है, चाहे रोड का आप देख लीजिए, चाहे वो मेरठ वाले रोड का देख लीजिए, चाहे वो आजमगढ़ जा रही रोड का देख लीजिए। एयरपोर्ट का एक सेंशन हो गया है, कुशाम्बी नाम भूल गया उस जगह का, वहाँ का सेंशन हो चुका है, जो 18वां नंबर में बता रहा हूँ। इसका इन्वेस्टमेंट का देखिए, तकरीबन 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, प्लस 3 कंपनियां जो नोएडा में यहाँ पे आ रही हैं, जिसमें से TCS इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, जिससे तकरीबन डायरेक्ट मैं बोलता हूँ 5,000 लोगों का रोजगार होगा, इनडायरेक्टली हो सकता है 2 लाख लोगों का रोजगार हो। अभी देखिए प्लान है, ये प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएगा। ठीक है, मेहरुद्दीन जी, बुलडोजर छोड़ दीजिए, कार्रवाई छोड़ दीजिए, आपको कोई विकास दिखता है कि नहीं? इतनी लंबी लिस्ट में से क्या सब कुछ झूठ नजर आता है आपको? देखिए, विकास की बात तो अभी तक बाबा साहब ने एक बार भी नहीं की। बस क्या बात करते हैं, 80-20,
मंदिर मस्जिद, हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम मस्जिद बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, कब्रिस्तान बनते थे पहले, अब हम मंदिर बनवा रहे ये हैं। तो चुनावी बातें 80-20 की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात थी युवाओं के लिए, वो नहीं मिला। मेट्रो रेल बनाने का वादा किया था, वो नहीं बन पाई, एक लखनऊ में बनी। दूसरी मेट्रो रेल का काम चल रहा है, पूरा दंगा में बन रहा, कंप्लीट होने वाला है। चलो ठीक। बरगलाइए बात, एक मिनट। नहीं मैं बरगला नहीं रहा, मैं सही बता रहा हूं आपको। 10 मेट्रो का काम चल रहा है। 80 का मतलब था जो रोजगार के साथ है, सुख शांति के साथ है, गड्ढा मुक्त का था, जो अराजक लोग हैं हुई 20 का था, ऐसा नहीं हुई। ठीक है, एक-एक करके पूछिए, बताइए, एक-एक करके। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक तो कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल राणा जी की कहीं बात, कुछ नहीं हुआ। मैं राणा जी की बात का पहले जवाब दे दूंगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, युवाओं को मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले समाजवादी पार्टी ने 5 सालों में 3 तकनीकी विश्वविद्यालय बनाए। आज भी योगी सरकार ने 5 साल वो प्लस योगी जी का बताइए, एक भी नहीं उस बना पर पाया। तो मैं आपने बता रहा चुनाव हूं, लड़ लिया। मैं बता रहा हूं, आज की बात 11 करिए। मेडिकल और आप कॉलेज प्रोफेसर समाजवादी है, मैं पार्टी चाहूंगी सरकार आप ने, इनकी बात शिक्षा का पर जवाब दे खास रहा हूं। तौर पर बताएं। 2 मिनट टाइम दो। नाम पूछ लीजिएगा, कौन से 11 हैं? 11 बताओ। राजकीय मेडिकल कॉलेज आपका आजमगढ़, राजकीय मेडिकल कॉलेज बादा, राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजनौर, राजकीय मेडिकल कॉलेज मैनपुरी, आप जाके नाम देख लीजिएगा, हर जगह है। आने वाले 10 सालों में आप लोग देखिएगा। अभी मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली में एक बच्चे का, दिल्ली छोड़िए, यूपी की बात करेंगे। संजय राणा, यूपी में फोकस रखिए। संजय राणा, 5 सेकंड, उसके बाद मुझे जय भगवान गोयल जी से सवाल करना है। ठीक है, यूपी की बात करेंगे संजय राणा जी। नहीं, आपने बहुत लंबा बोल लिया, फिर सब लोग कहेंगे हमें 5-5 मिनट चाहिए। देखिए ऐसा है, एक-एक करके सब बात है, जब ये आईआईटी की बात करते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो आईआईटी में स्कॉलरशिप मिलती है। उनको लगता है एडमिशन जेईई का कभी दिया नहीं होगा, इनको पता नहीं है। भैया हम पढ़ के आए तो हमें कुछ चीजें पता है। अरे पढ़ाते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट में पढ़ाता हूँ, ऐसे मत सोचिए आप। ठीक है, आप मुझे मैं बता दूं, पूरे देश में पूरे देश में 17 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जिसका AICTE गवर्न करता है। उत्तर प्रदेश में 750 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सब आपने बता दिया। धर्मेंद्र यादव जी आपने बता दिया। बोलिए, संजय राणा की बात बोलिए, कितनों को नौकरी मिलती है वो शांत नहीं होंगे। धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, आपने सवाल उठाया 10 सेकंड, उसके बाद जय भगवान गोयल जी। सबको बराबर समय देना, सबको बराबर समय देना। संजय राणा जल्दी से बात बच्चा निकलता है ग्रेटर नोएडा में, बहुत सारे आस्थाने देखा इंजीनियरिंग कॉलेज। कितने हैं बताइए, आप बता दीजिए कितने हैं। अरे भैया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, प्राइवेट कॉलेजेस है ना। धर्मेंद्र यादव ठीक है, पूछ रहे थे, मैंने पूछ लिया। अजय गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज कोई माने नहीं रखता हमारे लिए, हमें माने नहीं रखता, प्राइवेट कॉलेजेस है। IIMT में माने नहीं रखता, धर्मेंद्र यादव प्राइवेट नोएडा कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी माने नहीं रखता, प्लीज हमें माने नहीं रखता। रहने दीजिए, अब शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए ऐसा होता है कि लिमिटेड टाइम होता है, मुझे सबको प्राइवेट होता है, सरकारी होता है। जो सरकारी के टॉप NIT की बात कर रहे हो, IIT की बात करें, उसमें जो फीस होती है स्कॉलरशिप मिलती है। प्लीज आप समझिए। अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो, आप शांत हो जाइए। जब आप प्रोफेसर है, आपको पता है नहीं पता, आप प्रोफेसर है, बात सुन लीजिए ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज। IIT मंडी किस पे बना? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक बात बताइए, प्रोफेसर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? एक मिनट शांत हो जाइए, बात पूरी करने दीजिए। बोलिए, अब बोलूं। सही बात बोलिएगा तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है, यूनिवर्सिटी के बीच में डिसाइड होता है। वो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, और कोई भी कॉलेज खोल सकता है, कोई भी एफिलिएशन ले सकता है। ये हो गया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात। देखिए, बता दीजिए। रुक जाइए संजय राणा जी। अजय भगवान गोयल जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी चर्चा इस देश में हुई। आपको लग रहा है कि सरकार जिस कदम पर आगे बढ़ रही है, क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी कुछ सरकार कर रही है? ये कितना जरूरी है? बिल्कुल सरकार कर रही है। उससे पहले हमारे धर्मेंद्र यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इतना ही काम किया, इतने कॉलेज खोले, इतनी नौकरियां दी, तो चुन के क्यों नहीं भाई दोबारा आए? देश की युवा जनता ने, देश के लोगों ने दोबारा इनको चुन के क्यों नहीं भेजा? क्यों बाबा, क्यों लेके आगे लोग? और आज पूरे विश्व में हमारे राष्ट्रवाद का, हमारे सनातन का, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, उसकी ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है। आज पूरी दुनिया नंबर्स में बताइए कितने काम हुए, नंबर्स में बताइए कितने काम हुए इस दिशा में, क्या हुआ? नहीं पता, कामों की अगर ये एक किसानों को मुआवजे दिए गए, किसानों को कर्जा माफ किया गया, कैसे खाई डाले हिंदू और मुसलमान लोग खाई डाले, दिए गए, क्या
भगवान जी सभी चैनल पर गैस सिलेंडर कोई दिए तर्क गए, नहीं होता है, हिमाचल खाई डालने के काम होता है हिंदू और मुसलमान। हाजी साहब, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की किसी योजना से लाभ हुआ है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को हुआ मुसलमानों को बिल्कुल नहीं हुआ, सबको है ना, लाभ होता है सबको बराबर सरकार की हुआ है योजना लाभ। का। तो और फिर जो कौन कर रहा है सरकार हिंदू होती है, मुसलमान? मैं आस्था जी बुलडोजर आपसे भी कार्रवाई पूछना से चाहता हिंदू हूं। मुसलमान वो निकलता सरकार है। होती है, उसकी नजर में हिंदू मुसलमान नहीं होता, मगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, दूसरे लोग, वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हमारे भाई जैसे, हमारे जय भगवान जी जैसे। वो तो सरकारी योजनाएं गिनवा रहे हैं। 20 में डिवाइड करना चाहते वो हैं तो सरकारी योजनाएं गिनवा रहे हैं फिलहाल। अच्छा प्लीज, कोई आग नहीं लगाएगा, बच्चे सवाल पूछेंगे, आप शांत हो जाइए। क्या लग रहा है आपको, इन 100 दिनों में कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, विकास हुआ है? यस मैम, जरूर विकास हुआ है क्या विकास हुआ है, क्या अच्छा लगा आपको? मैम। यहाँ पे जो है शिक्षा के लिए जो है, बच्चे के लिए जो शिक्षा व्यवस्था वो बहुत अच्छा कर दिया गया है। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है अदर राज्य से जो है ना, मतलब आपको शिक्षा व्यवस्था अच्छी लगी, आपको क्या बेहतर लगा? मेरा जो इन्वेस्टमेंट आया, अभी हाल में एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अडानी ग्रुप आई, TCS आया, हर बड़े बिजनेसमैन आए थे और वो इन्वेस्टमेंट का वादा करके गए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी। यहाँ कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई कुछ उधर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बताइए, आपको क्या लगा 100 दिन में कामकाज? 100 दिन में काफ़ी विकास हुआ, रोड बने, जगह जगह नोएडा में भी हर जगह कैमरे लगे। अभी सर ने एक जिक्र किया था कि जो पॉलिटिकल की बात यहाँ बात कर रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया कि TCS आ रहा है। ऐसे ही कुछ टाइम पहले सैमसंग भी आया था और यही जिक्र किया था कि बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत रोज़गार मिलेगा। जब उस कंपनी में जब सब लोग एम्प्लॉय आना शुरू हुआ, सारे एम्प्लॉय बाहर के थे। नोएडा के अब जाके एम्प्लॉय आ, क्योंकि जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ज़्यादातर एम्प्लॉय बाहर के थे। नोएडा से कोई भी एम्प्लॉय, बहुत रेयरली एक आध एम्प्लॉय। ठीक है, रोजगार बड़ा मुद्दा है और कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आ भी रहा है तो उसमें लोकल लोगों की कितनी भागीदारी होगी, उनको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी? रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, निजी क्षेत्र जब आता है तो वो टैलेंट देखता है कि जहां उसको सबसे अच्छा टैलेंट मिलेगा और जहां उसको सबसे सस्ता मिलेगा वहां से लाते हैं। ये सरकारी नौकरी नहीं कि हम बंदिश है कि जी हमें फलानी क्षेत्र से लेना है, तो निजी क्षेत्र का उनके फैसले के तरीके अलग होते हैं। और दो चीजें मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे मित्र धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि इन्होंने जो मेडिकल कॉलेज बना, मैं एक उदाहरण सिर्फ देता हूं। लखनऊ में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने बनवाया है। जब वहाँ कैंसर के मरीज भेजे गए तो पता चला कि साहब वहाँ ना तो बिस्तर था, ना डॉक्टर था, ना ऑपरेशन थिएटर, कुछ नहीं था। तो पता चला कि साहब वो कहा कि ये तो बहुत बड़ा इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें तो मंत्री जी आए थे। पता चला कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से आरोप प्रत्यारोप में ना पड़कर हम फोकस रहे कि विकास कितना हुआ है, क्या रह गया है। संजय राणा जी, आप समझाइए जो रोजगार को लेकर सवाल आ रहा था। ठीक है शरद त्रिवेदी, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। देखिए, जो भी नोएडा में आए, चाहे आप हो या मैं, हम सब बाहर से आए हुए हैं, कोई यहाँ का नहीं है, कहीं ना कहीं से बाहर से आए। दूसरी क्या है, आपको नहीं पता, होंडा एक कंपनी हुआ करती थी, वहां से बाइंड अप होकर चली गई है क्योंकि उन्होंने रूल बनाया एसोसिएशन में कि लोकल्स को जॉब नहीं देंगे। उसके पीछे बहुत सारे एजेंडे हैं। लोकल्स ये नहीं कि हम इंजीनियर डॉक्टर को नहीं देंगे, जो लोकल लेबर वर्क हो उसको जॉब नहीं देंगे, बाकी लोकल को जॉब मिल रहा है। किसी लोकल को जॉब नहीं मिली। मैं भी नोएडा में रहा हूं 16 साल। आप समझे नहीं, मैं भी हूँ लोकल, मैं डोमिसाइल लोकल हूँ। एक इंजीनियर डॉक्टर की, इंजीनियर और टेक्निकल की बात अलग होती है और एक लेबर क्लास की बात अलग है। लेबर क्लास पे बैन है, लोकल नहीं लेंगे, वो बाहर से मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं। उनके प्रॉब्लम हुई थी, होंडा यहाँ से वापस चलेगी, आपको पता होगा। ठीक है, और कोई सवाल पूछना चाहता है यहाँ से? जी बताइए। सर, आप लोग बोल रहे हैं 5 साल से सरकार कुछ नहीं किए, फिर भी दोबारा सरकार आ गई और फिर 100 दिनों में भी सरकार कुछ नहीं किया, फिर भी सरकार की जय जयकारे क्यों हो रहे हैं? ये किससे सवाल है आपका? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बताइए। 100 बात की एक बात ये कि जनता तो इन्हें चुन रही है। आपने महंगाई को मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को बनाया, बुलडोजर को बनाया, सरकार तो यही आ रही है। बढ़िया सवाल बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अच्छा, नीरज चोपड़ा को आप लोग जानते होंगे। नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक चैंपियन बने, उससे ज्यादा लंबा भाला भी थोड़ी देर पहले फेंक के आए थे, लेकिन वहां पे उनको गोल्ड मेडल नहीं मिला। समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, पिछले 92 से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा मैक्सिमम है इस बार। देखो, सत्ता में आना ना आना एक दूसरा विषय है, उस पर मैं डिबेट में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके बाद में बूथ लूट अभियान चलाते भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम उस पर नहीं जाना चाहते। दूसरी बात, जनता ने फैसला सुना दिया। देखिए, हंस रहे हैं बच्चे, बूथ लूटने पर हंस रहे हैं बच्चे, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, दूसरी बात सुन लीजिए। अब ये बच्चा सवाल पूछ रहा था प्रेस की फ्रीडम की। अभी इन्होंने अपने ओपनिंग डिबेट में खुद बोला था कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो मीडिया उसका समाचार नहीं बनाती है। अभी खुद इन्होंने बोला था मीडिया उसका न्यूज कवर नहीं करती है। नहीं, हमारे ये मीडिया पर बहस नहीं हो रही है, जय भगवान गोयल जी। देखिए, योगी जी से पहले सरकारें रही हैं, वहाँ गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, व्यापारी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। हमारे दिल्ली के साथ लोनी इलाका लगता है, टोइनका सिटी बनी है, बिल्कुल जीरो थी। जब से योगी जी आए हैं,
साइड टोन का सिटी दोबारा डेवलप होगी, वहाँ व्यापारी जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, खूब मजबूती के साथ वहाँ काम हो रहे हैं। और ये जो नोएडा आसपास का एरिया है ये डेवलप, मेरी खुद ही कंपनी में वहाँ लेके गया हूँ, 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, मैंने खुद अपना 10 करोड़ रुपया नोएडा सिटी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए कि वहाँ शांति है, वहाँ हफ्ता वसूली होती थी। जब से योगी सरकार आई है वहाँ व्यापारी खुश है, व्यापारी को अपनी सुरक्षा नजर आ रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोकल व्यापारी अपना इन्वेस्ट कर रहा है और खूब लोगों को रोजगार मिल रहा है। कि व्यापारियों के लिए बेहतर माहौल बनाए कि अब क्राइम कंट्रोल है, हफ्ता वसूली रंगदारी नहीं है। अब क्राइम कंट्रोल पे बात चलिए तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी सारी लड़कियां हैं, आप लोग बताना चाहेंगे कि कोई सुरक्षित माहौल आप लोगों के लिए बना है? अब शाम के वक्त रोड पे चलने में डर लगता है नहीं? क्या महसूस कर रही हैं आप योगी सरकार में? मैम अभी मैं जहाँ नोएडा में रहती हूँ वहाँ पे अक्सर पुलिस आना जाना पुलिस का रहता है, अगर कुछ होता है तो पुलिस वहाँ रुक के पूछती भी है कि यहाँ क्या हो रहा है, इतना भीड़ किस बात की, इतनी हंगामा किस बात का हो रहा है, तो काफ़ी सुरक्षित लगता है। आप बताइए, आपको सुरक्षित महसूस होता है? कैसा अरेंजमेंट है योगी सरकार का क्राइम कंट्रोल और खासतौर पर महिला सुरक्षा के मामले में? यस मैम, पुलिस जो है कॉलेज के बाहर भी खड़ी है हमारे, पूछने के लिए कि कुछ अगर हो रहा है तो। शाम 6 बजे के बाद अगर घर से निकलना हो, फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान हो, पार्क में जाना हो, कहीं जाना हो, 9 बजे के बाद यदि वापस आ रहे हैं तो डर लगता है या अरेंजमेंट कैसा लग रहा है सरकार का? हर जगह तो नहीं है, बट अभी भी कहीं कहीं जगह तो डर है। जहाँ हम लोग रहते हैं हमारी कॉलोनी में कोई ऐसा डर नहीं है, हम लोग जा सकते हैं 9 बजे के बाद, 10 बजे 12 बजे के बाद भी जाते हैं, पुलिस रहती है। बट हाँ हर जगह नहीं है, जैसे सेक्टर 62 है वहाँ नहीं जा सकते हर टाइम। तो यानी योगी सरकार पिछले बार से बेहतर काम कर रही है या नहीं? यस मैम, पिछले बार से बेहतर है, लेकिन अभी और जगह भी काम करना बाकी है उनका। ठीक है, महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम रहा, इस पर आप लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब कोई सिस्टम सुधारा जाता है, रिफॉर्मेशन किया जाता है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बदलना होता है। समाजवादी पार्टी के समय में जो डॉयल 100 आया था वो लोकेशन बेस्ड सिस्टम था, बाहर से जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे अखिलेश यादव ने देखा था, और वो लोकेशन बेस्ड सिस्टम इसलिए बनाया गया, जैसे थाने की लोकेशन होगी, आप कहीं वारदात होने की संभावना, आपने फोन करा तो आपकी लोकेशन तुरंत थाने में चली जाएगी और उसके एडजेसेंट जितनी चौकी होंगी सब में उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये एक बेसिक जो रिफॉर्मेशन होता है पुलिसिंग में, अगर ये रिफॉर्मेशन नहीं होता, मैं 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड, अगर ये रिफॉर्मेशन नहीं होता तो आज पुलिस का इतना क्विक रिस्पांस नहीं होता। आप इस बात को मानिए, अगर आपके पास फ्लाइट नहीं बनी होती तो लखनऊ जाने के लिए आपको तो रेल से ज्यादा 6 घंटे लगता, साइकिल से ज्यादा और टाइम लगता। बेसिक रिफॉर्मेशन अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक सेक्टर में किया हो तो भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए संजय राणा जी, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी अभी, उसमें रिकॉर्ड निवेश आए और आप कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई संभावना या विकास नहीं दिख रहा। इनके लिए बेरोजगारी बढ़ गई ना, समाजवादियों को। इनको जवाब 5 साल में जो इनकी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उसमें जो कंपनी आई थी कहां भाग गई है? कोई रिकॉर्ड उसका आपके पास? शरद त्रिवेदी, देखिए 1,31,000 करोड़ का तो निर्यात हुआ है, और वो वायरस के दौरान इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट बाहर से आया उसकी बात कर रहे हैं आप। अब निर्यात तो गेहूं निर्यात कर दिया हमने, चावल निर्यात कर दिया तो हमारा ही था। ये पंक्चर की दुकान नहीं लगानी कि आपने 2 टायर टांगे कर दिया। जब आपको वहां पे जमीन खरीदनी है, 5,000 एकड़ जमीन खरीदी गई उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए, यहां जमीन नहीं थी, यहां माफिया राज कर रहा था। 42,000 लोग या तो जेल चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। संजय राणा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप बताना चाहेंगे या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद? इन्होंने बोला कि पकौड़े तल लो। मैं मल्टीनेशनल में काम करता था, बहुत बड़ा वकील था, बढ़िया कमा रहा था, मैं लिटरली आज पकौड़े तल रहा, मेरे 3 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, मैं पकौड़े तल रहा हूँ, स्वरोजगार करता हूँ, 100 आदमी को जॉब देता हूँ, 100 आदमी को मैं जॉब देता हूँ आज के दिन में, पकौड़े तल रहा हूँ। और मैंने 3 साल 2019 से स्टार्ट किया, 2022 बंद कर देनी चाहिए भाई। धर्मेंद्र जी बात सुन लीजिए पूरी। क्यों बंद कर देना चाहिए? अरे अगर आपके अंदर टैलेंट है आप कर लोगे, आपके अंदर क्षमता। बार-बार आप लोगों को विषय पर ला रही हूं, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। यहाँ पकौड़ों भटूरों की बात नहीं हो रही, मैं बार-बार विषय पर लेकर आ रही हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप एक एक्सप्रेसवे की बात बार-बार दोहराते हैं कि हमने बनवाया, वो तीसरे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वांचल भी बनवाया, बुंदेलखंड भी बनवाया और अब गंगा एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है, तब भी आपको कुछ नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। आइडिया मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप आइडिया देखिए, जो आगरा से लखनऊ, जो आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे है उसमें 3 टोल बने हुए हैं, बने नहीं बने हैं। जब आप आगरा से लखनऊ जाते हैं उसमें स्लिप रोड बनी है, फिर टोल बना हुआ है।
वो आइडिया जब एक बार आ जाता है तो उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। इससे पहले जब क्यों नहीं किया? सपने देखना इससे पहले क्यों और नहीं किया? सपने पूरे करना, दोनों में बहुत फर्क है। सुन लीजिए, दोनों में बहुत सुन फर्क लीजिए, है। सुन लीजिए। अच्छी अच्छी बातें अब करना सुन लीजिए। और ग्राउंड पर उसको समय से उतारना बहुत फर्क है। हमने अपने कार्यकाल में 22 महीने में आगरा से लखनऊ चालू करके दिया। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस है 341 किलोमीटर का, उसका डीपीआर फाइनल हो गया, उसका टेंडर हो गया। उसका काम एक्सप्रेस जो वे हाईवे कर सबसे दिया। पहले बहन जी ने भारतीय जनता बनवाया था। पार्टी क्या एक उन्होंने पूरा कहा? खत्म कर ली, उसके क्या बाद उन्होंने बुलेटिन में कहा? आ गई एक फुल फ्लैश अगर हाईवे दे दिया तो बताओ मुझे। आज अच्छा, आप ठीक है। पूर्वांचल पे चलते हैं, कोई टॉयलेट नहीं बना पाई थी, उसके पहले उद्घाटन कर दिया। शरद त्रिवेदी जी इसका जवाब, शरद त्रिवेदी जी जवाब। ये अब भी एक स्ट्रेच का क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं जितना आपने बनवाया उसमें बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा कि लखनऊ का इन्होंने मेट्रो जो है वो चालू करवा के गए थे। इन्होंने मेट्रो कंपनी के पैर पकड़ लिए कि भैया 2 स्टेशन के बीच में पैर पकड़ रहे थे, आप उल्टी बातें करते हैं यहाँ बैठ के। 2 स्टेशन के बीच में मेट्रो चला दो तो कम से कम हम कह देंगे कि हमने चलाया। स्टेशन बढ़वा दिया, उसका नाम बता दीजिए आप लखनऊ में जहां हमने छोड़ा था। कानपुर का डीपीआर फाइनल कर दिया था, बनारस कर दिया था, आज कहां चलवा के दे दिया मुझे बताइए। आपने नहीं सुना, निकल गया 100 दिन और निकल गए। आपने नहीं सुना, यही इसी वजह से जनता ने यहाँ पहुंचा दिया है। आप सुन लीजिए, आपको भी पहुंचाई थी कभी जनता? अरे सुन लीजिए, पहुंचाई थी। ठीक है, उनकी बात तो सुन लीजिए, अपने सवाल का जवाब तो और सुन लीजिए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जो इन्होंने सैफई में एयरपोर्ट बना है उस पे जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लगी कि जिस हवाई अड्डे पे ना कोई हवाई जहाज उतरा ना कोई योगी जी उतर गए हैं उस पे, योगी जी उतर गए हैं वहां के नहीं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि 4 लेन का हाईवे बना दिया आपने एयरपोर्ट के लिए जिसमें कोई हवाई जहाज नहीं उतरता है। आज तक कोई नहीं उतरता। संजय राणा जी, विकास के ये दावे आंकड़ों में अभी तक कहाँ हैं? 100 दिन में क्या नया और क्या आगे हुआ है? देखिए, ऐसा कोई भी सरकार अगर बनती है आस्था जी, उसकी अपना तैयारी करती है, तैयारी के बाद अपनी प्लानिंग करती है, फिर एग्जीक्यूट होता है। एटलीस्ट आप इनको देखेंगे, उन्होंने प्लान बनाया है, प्लान उसको प्रेजेंटेशन दिया है। अब उसका अरे सुन तो लीजिए सर। और उसके बाद अभी 6 तारीख से 15 तारीख तक 3-3 मंत्री प्रेजेंटेशन देगा, रिजल्ट सामने दिख जाएगा। अब ऐसा इन्होंने कभी किया था? नहीं किया था, कर ही नहीं सकते थे भाई। पहले रोजगारी क्या करते थे भाई? समाजवादी गाड़ी में समाजवादी झंडा, उसके अंदर बैठा है गुंडा, ये कहावत कही जाती थी। ये बेरोजगार हो गए। ठीक है, जय भगवान। देखिए, मुझे डिबेट अंतिम पड़ाव में है, सब लोग जाते जाते अपनी बात पूरी रख दे। जय भगवान। देखिए, जेवर में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 500 एकड़ में ई व्हीकल हम पार्क बनवा रहे हैं। वहां जितने भी हिंदुस्तान के ई व्हीकल बनाने वाले लोग हैं सारे छत के नीचे आएंगे, सारे छत के नीचे आएंगे। तो डेवलपमेंट जो है बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है। और जब सारे आएंगे मुझे ये बताइए, रोजगार मिलने वाला है। 100 दिन में कितने नंबर देंगे सरकार को? 100 दिन में 100 नंबर, 100 में से 100 पूरे देंगे हम तो। योगी जी को नंबर, कमाल है, योगी जी लगे हैं बुलडोजर के साथ जोर शोर से। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर बुलडोजर कार्रवाई है, सबसे बड़ी बिल्कुल बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा और चलना ही चाहिए। सेलेक्टिव तो नहीं होगा। अगर देश को आतंकवाद मुक्त करना है, बिल्कुल बचा अगर नहीं है, देश को वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, क्या है तो बुलडोजर की कार्रवाई क्या है और बुलडोजर को मॉडल बना के क्या पेश किया जा रहा है? लोग युवा रोजगार की बात ना करें, बढ़ती महंगाई की बात ना करें, लोग अपनी शिक्षा की बात ना करें, बात करें बुलडोजर की। अच्छा, अरे बुलडोजर की कार्रवाई से क्या देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा? अरे बताओ भाई, मिलेगा रोजगार? उनकी उम्मीद यही है, उन्होंने सवाल इसी पर पूछा है, उनकी उम्मीद यही है। नौकरी देगा। 100 दिन का काम पूरा किया है सरकार ने। आतंकवादियों को ठीक करने के लिए बुलडोजर चलता है, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे भाई? अरे वो बुलडोजर जो कार्रवाई कर रहा है ना, वो सिलेक्टिव होके कर रहा है, टारगेट कर कर एक धर्म के कुछ घूम फिर कर सारा सवाल जो है वो वहीं पर आकर रुक जाता है कि सेलेक्टिव कार्रवाई है। ठीक है, शांत हो जाइए। जय भगवान जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शरद त्रिवेदी जी, जाते जाते आप कैसे आश्वस्त करके जाएंगे कि ये जो बुलडोजर है, विपक्ष अब भी लगातार अड़ा हुआ है कि ये कार्रवाई सेलेक्टिव है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? देखिए, ये कोई हज हाउस या हज टर्मिनल नहीं, वो सिर्फ एक धर्म के लिए बनाया जाता है। हम कार्रवाई करते हैं, सबके ऊपर करते हैं, न्याय देते हैं, सबको देते हैं, नौकरी मिलती सबको मिलती, मकान मिलता सबको मिलता, शौचालय बना सबके लिए बना। अगर हम 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने तक राशन दे रहे हैं फ्री, तो ये सबको दे रहे हैं, किसी जाति धर्म को नहीं दे रहे हैं।
हम लोगों ने माननीय मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान जो इस्लामिक देश है यूएई और सऊदी अरेबिया ने दिया है, 10,000 करोड़ के वजीफे मुस्लिम बच्चों के लिए दिए गए हैं। आज 75,000 एक्स्ट्रा हज यात्री जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करी कि जब हमारे यहाँ दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है तो हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा जाने चाहिए जो हज यात्री हैं, उसके बाद हम सेलेक्टिव हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जाते जाते मेरे अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, क्योंकि डिबेट क्लोज करनी है। आखिरी कमेंट आप ही का होगा, क्या 100 दिन में कोई विकास विपक्ष को नजर नहीं आता? अगर विकास होता तो शरद त्रिवेदी जी बता पाते। ये राशन देने की बात करते हैं, देश 101वें नंबर पे है भुखमरी सूचकांक में, आप राशन भी बांट रहे हैं, भुखमरी बढ़ रही है, ये दोनों कैसे हो सकता है? दोनों विरोधाभास कैसे हो सकता है? आप ये जवाब दे रहे हैं पर कैसे बढ़ रही है, कैसे हो सकता है? अच्छा चलिए, जाते जाते जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं कि 100 में से कितने नंबर देंगे वो लोग यूपी योगी सरकार 2.0 को? बताइए 100 में से कितने मार्क्स? मेरा 100 में से 100, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेस्ट रहा यूपी सरकार। 100 में से कितने मार्क्स? मैम मेरा भी 100 मार्क्स। 100 में से 100। आप बताइए। 100। क्यों? क्योंकि उनका सबसे पहले सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी अच्छा रहा उनका, और अब पहले से ज़्यादा तो बहुत अच्छा है। पहले डर भी लगता था ऐसे सड़कों पे निकलने में, अब डर नहीं लगता है। ठीक है, और बताइए यहाँ पर कितने नंबर 100 में से? 80। 20 कहाँ काटे? क्योंकि मैम अभी भी कुछ कमियां हैं जो सरकार में दिखती है। ठीक है, 100 में से? मैम 100, क्योंकि बेरोजगार से पहले हम सुरक्षित रहना महसूस करें। ठीक है, आप बताइए 100 में से कितने? 100 में से 80। 80। 20 कहाँ काटे? 20 काटे क्योंकि अभी तक एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है पूरी तरह से, जिस दिन हो जाएगा उस दिन 100 मिल जाएंगे। लेकिन विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। विजन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए 100 में से कितने? योगी जी अगर बुलडोजर की नौकरी हमें भी देंगे तो 100 में से 101% देंगे नंबर। ये देखिए, कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर की नौकरी अगर हमें देंगे तो 100 में से 101 नंबर देंगे योगी जी को। चलिए, बहरहाल आज की इस चर्चा में बस इतना। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का और शुक्रिया यंगिस्तान का भी कि आप लोगों ने सवाल पूछे। तो योगी सरकार 2.0 अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है, उसके ऊपर सत्ता पक्ष की अपनी दलील है, उसका अपना रिपोर्ट कार्ड है, उपलब्धियां गिनवा रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष, जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कार्रवाई है बुलडोजर एक्शन, उस पर लगातार सवाल उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।